ओके। तो अच्छा, तो बेटे रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं सब देख रहे हो कि नहीं रिकॉर्डिंग? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। अच्छा, तो कल बेटे फंक्शन हम क्या तक कवर किए? तो दो चीज़ें ही खाली बाकी है। मॉडुलस तक हम कल कवर कर दिए थे, राइट? मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है, कल मैंने बोला था मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है कि मॉडुलस फंक्शन को अगर आप एक जीरो या फिर पॉजिटिव रियल नंबर देते हो, मतलब अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तो आउटपुट में वही नंबर आपको दे देता है, वही सेम नंबर दे देता है। लेकिन अगर मॉडुलस फंक्शन को आप एक नेगेटिव रियल नंबर देते हो तो आउटपुट में क्या देता है वो, उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई करके देता है ना? जैसे कि अगर इसको -3 इनपुट में दो। ये सब पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव हाँ को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। हाँ, तो अगर एक नेगेटिव नंबर इसको दो तो ये क्या करेगा, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना? और ऐसे ही आपको मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट मिलता है। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? हेलो एवरीबॉडी। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। अब बेटे आते हैं सिग्नम फंक्शन के ऊपर, ठीक है ना? अभी देखो, ये फंक्शन का नाम ऐसा क्यों रखा गया, इसका कोई कारण नहीं, ठीक है ना? तो इसका नाम है सिग्नम फंक्शन। अच्छा, ये डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सुधार लोगे। यहाँ पर एक डार्कन कर दोगे इसको, इस जगह को, हाँ ऐसे डार्कन कर दोगे। अच्छा, तो अरे शुभम निशा, अरे शुभम निशा की अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास है रे। ओके। हाँ, तो सिग्नम फंक्शन क्या करता है देखते हैं, है ना? सुनो, पहले जो लिखा है मैं वो दिखाता हूँ और उसका मतलब भी समझाता हूँ, और असलियत में करता क्या है मैं दिखाऊंगा। देखो, सिग्नम फंक्शन को जब आप कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर इनपुट में दोगे, है ना? अगर सिग्नम फंक्शन को अगर आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर इनपुट में दोगे, ये आउटपुट हमेशा आपको 1 देगा। हमेशा आउटपुट क्या देगा? 1 देगा। मेरे बात समझ रहे हो? जो भी पॉजिटिव रियल नंबर इसको दो, जो यस सर। भी पॉजिटिव नंबर रियल नंबर इसको दो, ये आउटपुट में हमेशा 1 देगा। अगर आप इसको इनपुट एक नेगेटिव रियल नंबर दिए, अगर x इज लेस दैन 0, तो ये आउटपुट में हमेशा आपको -1 देगा, नेगेटिव 1 देगा। मेरे बात समझ रहे हो? अगर सपोज इसको इनपुट में -5 दिए तो ये आपको Yes, sir. -1 देगा, -3 दिए -1। अच्छा, अगर इसको इनपुट में 0 देते हो तो ये आउटपुट में 0 देगा। इनपुट में 0 तो आउटपुट में भी वही 0। मतलब क्या है, सपोज ये फंक्शन को मैं इनपुट में 1.1 दूंगा। 1.1 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, यहाँ पर इनपुट 1.1 है जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ग्रेटर दैन 0 है, तो आउटपुट में आपको 1 देगा। सपोज आप इसको इनपुट में 2.5 दिए, 2.5 पे पॉजिटिव रियल नंबर है तो आउटपुट में 1 देगा। 1। लेकिन अगर इनपुट इसको 0 दिए, ये 0 देगा। देखो, 0 इनपुट के लिए 0। नेगेटिव दे दिए, -2.5 दिए तो -1 देगा -1। output। बस, -3 दिए तो -1। तो यहाँ तक आप समझ गए, राइट? ये कैसे काम करता है, राइट? असलियत में उसका डेफिनेशन को हम और एक तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे। मतलब ये जो सिग्नम फंक्शन कैसे काम करता है उसको और एक तरह से भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, जब ये फंक्शन को आप एक नॉन जीरो रियल नंबर इनपुट में देते हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, जीरो के अलावा और कोई रियल नंबर अगर इसको देते हो तो आउटपुट में आपको क्या आता है पता है? उस नंबर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय वो नंबर। फिर से बता रहा हूँ, अगर इस फंक्शन को आप कोई भी एक नॉन जीरो नंबर इनपुट में देते हो तो ये बदले में आपको क्या देगा ना, वो नंबर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय दैट नंबर दे देगा। वही, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसको अगर इनपुट में 2.5 दिए तो आपको पता है सिग्नल फंक्शन आउटपुट में 1 देगा, पता है आपको, राइट? क्योंकि पॉजिटिव नंबर था। मेरे बात समझ रहे हो? तो देखते Yes, हैं, sir. तो देखते हैं इसको और कैसे समझा सकता है। कि मैं बोला कि जब भी आपका इनपुट नॉन जीरो हो, यहाँ पर आपका इनपुट इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, इनपुट 2.5 है, नॉन जीरो नंबर, तो आउटपुट में क्या देगा वो ना, वही इनपुट का जो आप दिए हो उसका मॉड डिवाइड बाय वही नंबर, वही इनपुट। 2.5 का मॉड वही 2.5 है, 2.5 डिवाइडेड 2.5 1। देख रहे हो? सही बात है कि नहीं? हमें पता है सिग्नल फंक्शन 1 देता है आउटपुट में, राइट? Yes, sir. 1 देता है आउटपुट में जब Yes, 2.5 sir. है। अगर बेटे मैं इसको एक नेगेटिव रियल नंबर इनपुट में देता हूँ, -2.5 था, तो आपको पता है कि आउटपुट में क्या देगा? -1 देगा। -1।
इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, क्या बोल रहा है कि अगर आपका इनपुट नॉन जीरो है, जो भी इनपुट दे रहे हो अगर दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे कि यहाँ पर इनपुट आपका -2.5 है विच इज अ नॉन जीरो नंबर, तो आउटपुट में वो क्या देगा ना, वही इनपुट का मॉडुलस डिवाइड बाई दैट इनपुट। अगर आपका इनपुट नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के अलावा और कोई भी इनपुट देते हो, तो आउटपुट क्या आता है, वो इनपुट का मॉडुलस डिवाइड बाई दैट इनपुट। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी वही करेगा बेटा। -2.5 का मॉड क्या होता है 2.5 डिवाइड बाई -2.5 है, कट गया तो आंसर आया ना -1, देखे। हाँ, तो इससे भी समझा जा सकता है कि जब आपका इनपुट नॉट इक्वल टू जीरो है, फंक्शन क्या करता है, उसका मॉड डिवाइड बाई वही नंबर आउटपुट देता है। तो अल्टीमेटली ये करने से हमें रिजल्ट यही मिल जाता है, यही मिल जाता है कि जब इनपुट पॉजिटिव या आउटपुट 1 देगा, जब इनपुट नेगेटिव या आउटपुट -1 देगा, जब इनपुट इक्वल टू जीरो आउटपुट 0 देगा। यहाँ पर वही लिखा है एंड इट विल गिव यू आउटपुट 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। बस चलो ठीक, अब देखते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। ऐसे ग्राफ देखते हैं बेटे। कल ही हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे कि कैसे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर कोई फंक्शन हमें देता है, क्या करते हैं ना, पहले हम उसके इनपुट आउटपुट को प्लॉट करते हैं ना, इनपुट को x कोऑर्डिनेट, आउटपुट को y कोऑर्डिनेट को लेके वो सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, फिर पॉइंट्स को जोड़ दें तो हमें ग्राफ मिलता है। स्कूल में करते थे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जैसे ड्रॉ करते थे, याद है ना। यस सर। बस यस सर। बस मतलब पहले एक बॉक्स बनाए देते थे, एक्स होता है हमारा, बताया था कल, एक्स क्या होता है इनपुट और वाई होता है आउटपुट, है ना। तो अब आप एक डब्बा बना देते हो, उसमें इनपुट आउटपुट रख देते हो, फिर वो सारे पॉइंट लोकेट कर देते हो जिनका एक्स कोऑर्डिनेट इनपुट एंड वाई कोऑर्डिनेट आउटपुट है। फॉर एग्जांपल मैं इसका मतलब कल ही सब ये करे थे ऑलरेडी, इसी को करने के लिए एक डब्बा बनाते हैं। तो बेटे मुझे पता है इनपुट सारे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पे हम रखते हैं एंड आउटपुट सारे वाई एक्सिस के अलॉन्ग पर रखते हैं। अच्छा, अगर इसको हम इनपुट 1 दे तो ये आउटपुट क्या देगा हमें, x अगर 1 होता है, इनपुट x आउटपुट y, x अगर 1 आउटपुट में क्या देता है हमें पता है 1 देता है ना, क्योंकि जब भी इसको पॉजिटिव नंबर इनपुट में दोगे आउटपुट में 1 दे देगा। अगर इसको इनपुट 2 दोगे आउटपुट 1 देगा, अगर इसको इनपुट 3 दोगे आउटपुट 1 देगा। ऐसे करके कोई भी अगर पॉजिटिव रियल नंबर देते हो ये आउटपुट 1 दे जाता है, राइट। हाँ यस सर। तो मतलब कौन से पॉइंट्स हम इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, 1,1 जिसमें इनपुट 1 आउटपुट 1, 2,1 जिसमें इनपुट 1 आउटपुट 1, 3,1 सॉरी इनपुट 2 आउटपुट 1, 3, जिसमें इनपुट 3 आउटपुट 1, ऐसे। तो देखो भाई ये एक नंबर, ये इसका कोऑर्डिनेट है 1,1, ये कोऑर्डिनेट 2,1, ऐसे करके। तो इनको अगर जोड़ देते हैं तो ऐसा एक ग्राफ बनता है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। मेरा बात देख रहे हो, इस पे जिधर भी आप एक पॉइंट को लोकेट करो, जिधर भी पॉइंट को लोकेट करो वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है, मानो यहाँ पर x5 है, लेकिन आउटपुट क्या होगा हमेशा 1, देख रहे हो 1, क्लियर। बस यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन अगर इसको इनपुट हम 0 देते हैं, कौन अभी ज्वाइन कर रहा है, पृथ्वीराज, ओके। लेकिन अगर हम इसको इनपुट में 0 देते हैं, यही इसी का डब्बा फिर यहाँ पर बना रहा हूँ। अगर इसको इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है 0 देता है, क्या आता है 0 देता है। तो 0,0 ये जो पॉइंट है ये भी इस फंक्शन का ग्राफ के ऊपर रहेगा। तो 0,0 मतलब ओरिजिन भी इस ग्राफ में रहेगा, है ना, इसलिए ओरिजिन को डार्कन करेंगे, है ना। ओरिजिन इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। अच्छा बेटे यहाँ पर होल क्यों किया गया पता है, क्यों होल क्यों किया गया बेटा। अगर इसको डार्कन कर देंगे ना तो गलत क्या होगा पता है ना, अगर इसको डार्कन कर देते हैं तो क्या गलत होगा, तो आपको लगेगा कि ये पॉइंट भी ग्राफ के ऊपर है, जबकि ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है क्या भाई 0,1, है ना। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1 होगा, वाई एक्सिस के ऊपर है पॉइंट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है एंड वाई कोऑर्डिनेट 1। अच्छा बेटा ये इस ग्राफ के ऊपर रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो इनपुट 0 आउटपुट 1, ये गलत बात है। ये फंक्शन इनपुट 0 पे आउटपुट 0 देता है, 1 नहीं देता है, राइट। तो इसका मतलब ये
इसके ग्राफ में नहीं रहेगा ये पॉइंट, है ना, इसीलिए वहां पर क्या दिया गया है, होल दिया गया है। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. उसी तरह बेटे ये जो सिग्नम फंक्शन को अगर इनपुट में कोई भी नेगेटिव रियल नंबर देते हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, इनपुट तो एक्स एक्सिस से अलग रहता है, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर देते हो ये आउटपुट में हमेशा -1 देगा। कोई भी देते हो आउटपुट -1 देगा। इधर कोई भी नंबर हो, मानो इधर आपका -1 है तो आउटपुट होगा -1 का -1। इधर सपोज आपका -2 है तो आउटपुट भी वही -1 होगा, मतलब -2 का -1, मतलब x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट -1, इनपुट -2, आउटपुट -1। नेगेटिव इनपुट के लिए ये हमेशा -1 आउटपुट में दे रहा है, तो इस ग्राफ ऐसे हो रहा है। इधर क्यों होल रखा गया है, ये होल, इसको तो होल मतलब ऐसा ब्लैंक रखा गया है। इसको क्यों होल रखा गया है, क्योंकि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, 0, -1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब अगर ये पॉइंट को होल ना करे तो कोई समझेगा कि ये पॉइंट भी इस फंक्शन के ग्राफ का एक हिस्सा है, जबकि गलत है, ये पॉइंट इस फंक्शन ग्राफ का हिस्सा नहीं है। क्योंकि अगर ये पॉइंट फंक्शन का ग्राफ का हिस्सा होता तो इसका मतलब इनपुट 0 के लिए आउटपुट या -1 देता, जबकि हमें पता है ये फंक्शन इनपुट 0 के लिए आउटपुट क्या देता है, 0 देता है। 0. तो ये भी नहीं रहेगा इसके ग्राफ में, इसीलिए यहाँ पर होल रखा गया है। और बुक में थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया है, यहाँ पर एक डार्कन करना भूल गया, तो आप कर लोगे अपने हैंडबुक में, इधर डार्कन कर लोगे, ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है। तो ये गया सिग्नम फंक्शन का कहानी। अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। अभी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो नामकरण किया गया है वो एक्चुअली में एक रीजन से किया गया है। इसका एक वजह है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ओके, ये किस टाइप का फंक्शन है, इसका काम क्या है? अच्छा एक मिनट, सॉरी, अरे सिग्नम फंक्शन का डोमेन रेंज बोलना भूल गया, अरे सॉरी। सिग्नम फंक्शन का डोमेन एंड रेंज है ना। तो कल ही हम पढ़ रहे थे कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट्स, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट्स। बस, तो ये जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन है, इसका डोमेन है जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, पूरा आर, कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन को हम कोई भी रियल नंबर इनपुट में दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर इसको आप पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी दो, ये आउटपुट में 1 देगा। अगर इसको 0 इनपुट में दो, आउटपुट में 0 देगा। अगर नेगेटिव रियल नंबर दो, आउटपुट में -1 देगा। मतलब ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको देने से ये फंक्शन आपको आउटपुट ना दे पाए, मतलब एक रियल नंबर आज आउटपुट ना दे पाए। दुनिया का कोई भी रियल नंबर इसको इनपुट में दे दो, ये आपको एक रियल नंबर आउटपुट दे पाएगा, राइट? इसीलिए इसका डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर इट्स इनपुट्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आता है रेंज, और कल ही मैंने बता रहा था रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट्स होता है। ये का फंक्शन क्या क्या बदले में आपको आउटपुट दे सकता है, उसका कैपेसिटी क्या है, क्या क्या देने का कैपेसिटी है, सारे आउटपुट्स का सेट को हम बोलते हैं रेंज। और बेटा अगर ये फंक्शन को आप ऑब्जर्व करो, इसको दुनिया का कोई भी रियल नंबर इनपुट में दो, ये आउटपुट में सिर्फ 3 चीज़ों में से कभी ना कोई देगा, -1, 0, 1। अगर इसको कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दोगे इनपुट में, ये 1 देगा आउटपुट में। अगर इसको 0 दोगे तो आउटपुट में 0 देगा। अगर इसको नेगेटिव रियल नंबर दोगे आउटपुट में। तो इसका मतलब है -1, 0, 1 के अलावा और कोई भी नंबर आउटपुट में नहीं दे सकता। तो इसका रेंज क्या होगा बेटे, एक सेट जिसमें -1, 0, 1 होंगे। मेरा बात समझ रहे हो, ये होगा इसका रेंज। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो इधर लिखा है -1, 0, 1 है, ये माइनस इस 1 का है। क्लियर? कैसे लिखा है? Yes, sir. ओके, तो अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। बेटे ये फंक्शन को इसे डिफाइन किया जाता है, f(x) इज इक्वल टू x के दोनों तरफ ऐसे ब्रैकेट रखा जाता है। अब ये ब्रैकेट का मतलब यहीं पर ही निकालेंगे कि मतलब ये फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि मतलब अगर इसको कोई इनपुट दोगे, इसका आउटपुट हम कैसे निकालेंगे ना, दैट इनपुट को ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे तो पता चलता है कि इसका आउटपुट।
लेकिन अच्छी असलियत में करता क्या है वो देखते हैं। बेटे जब भी आप इसको कोई भी एक रियल नंबर इनपुट में देते हो, मानो 3.5 में इसको अगर इनपुट में देता हूँ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है ना, मैं अगर 3.5 इनपुट में देता हूँ तो इसका आउटपुट होगा 3.5 को ब्रैकेट में रख देंगे। लेकिन आउटपुट होगा क्या, इसका वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। क्लियर बेटे 3.5 का जस्ट बिफोर मतलब लेस देन 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 3.5 का सब मतलब पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3 है। सर 3। 3 है ना भाई। 3.5 का पहला इंटीजर क्या होता है? 3, उसका पहला 2, उसका पहला 1, उसका पहला 0। अरे समझ रहे हो ना? यस 3। हाँ, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 3.5? 3। सर हाँ, 3। तो आउटपुट में आपको 3 देगा। मेरे बात समझ रहे हो? इसका काम है, इसको अगर कोई भी इनपुट देते हो इट विल गिव यू द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द इनपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इनपुट में 3 दूंगा, इनपुट में बेटे 3 खुद एक इंटीजर है, 3 खुद एक इंटीजर है, तो आउटपुट में वही 3 दे देगा। याद रखो, अगर इसको Yes, इंटीजर इनपुट में दोगे आउटपुट में वही इंटीजर दे देगा। मेरे बात समझ रहे हो? अगर इसको इंटीजर में दूं या आउटपुट में वही इंटीजर दे देगा। लेकिन अगर इंटीजर के अलावा और कुछ दूं, मानो मैं इसको √2 देता हूं, तो देखते हैं आउटपुट में क्या देगा। भाई √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1.414, राइट? ऐसा करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी 1.414 का 1.414 तो खुद एक इंटीजर नहीं है, तो आउटपुट में 1.414 नहीं दे सकता। तो क्या देगा? 1.414 का लेस देन 1.414 ग्रेटेस्ट इंटीजर। कौन सा इंटीजर 1.414 से मैं तो लेस है और ग्रेटेस्ट है? कौन है वो? 1 है। सर अरे 1। समझ रहे हो ना? Yes, sir. 1. 1. What about the others? 0.54 देंगे तो क्या देगा बताओ? हेलो हेलो सर 1। है? अरे 1 कैसे देगा रे? 1 कैसे देगा? 0 देगा ना, समझ कम से 1 कैसे देगा? अभी क्या बोला? यस सर समझ गया हाँ, कैसे हाँ, देगा। हाँ। कोई भी रियल नंबर इसको जब इनपुट में दोगे ये क्या करेगा? इसका लेस देन दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, 0.4 से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 0 है। क्लियर? अरे इतना क्या सोच रहे हो रे? Yes, sir. Yes, हाँ? sir. 3.4 दोगे आउटपुट में क्या देगा ये? सर 3। हाँ, तो क्या सोच रहे हो इसको? अगर मैं इसको दूं 100.05 क्या देगा आउटपुट में मुझे? सर 100। 100 देगा। अच्छा बेटा ये सोच के बोलना। अगर मैं इसे -0.5 दो इनपुट में तो क्या देगा? सोच के बोलना। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दैट इनपुट। फिर से बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू कब होगा? जब ये खुद एक इंटीजर होगा, जबकि जो कि इंटीजर नहीं है। मैं बोला जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक इंटीजर देते हो, मतलब -1 सपोज मैं इसको इनपुट में दूंगा, या आउटपुट में मुझे वही -1 दे देगा। इंटीजर दोगे तो वही इंटीजर दे देगा। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. इंटीजर के अलावा बाकी कोई भी रियल नंबर अगर इसको इनपुट में दोगे तो ये क्या करेगा? उसका जस्ट पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वही देगा। बताओ -0.5 का जस्ट पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? पहले बिफोर सर -1। -1, राइट? अरे यस सर। -1 होगा कि नहीं? यस सर। हाँ, इधर 0, इधर कहीं पर 0.5, सॉरी -0.5, और उसके पहले क्या होगा? -1 होगा ना। तो बस, तो इसका जस्ट पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? -1 है। क्लियर? हाँ, f ऑफ -2.5 बताओ। Sir, -3. -3। क्लियर? यस सर। अच्छा, बस। हाँ, तो ये सब मतलब ये जो आउटपुट होता है -3, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि -2.5 को ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे तो इसका वैल्यू होता है -3। ठीक है ना? ये ऑपरेटर है। इसको ऐसे इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ब्रैकेट में रख देंगे तो ये वैल्यू देगा -3। -0.5 इसको ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे तो आउटपुट देगा
माइनस So वन। -1. मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. 3.4 को इस ब्रैकेट में रखूंगा, आउटपुट होगा 3। बस आई होप आप समझ गए वेक्टर इंटीजर। तो इधर क्या लिखा है मैं खाली दिखा देता हूँ कि अगर आपका इनपुट देखो, इधर देखो, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अगर आपका इनपुट -1, अच्छा मुझे बताओ, अगर आपका इनपुट -1 होगा तो इसका आउटपुट भी वही -1 आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर दोगे तो वही इंटीजर दे देगा। Yes, sir. इंटीजर दोगे तो वही इंटीजर आपको फेंक देगा, ठीक है ना। इनपुट अगर इसको -1 दिया, आउटपुट में -1 दे देगा। अच्छा, अगर आपका इनपुट -1 एंड 0 के बीच वाला कोई भी नंबर होगा, -1 एंड 0 के बीच वाला कोई भी नंबर अगर इसको इनपुट में दोगे तो आउटपुट में क्या देगा? उसका Sir, प्रीवियस -1. -1 देगा, उसका प्रीवियस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अरे समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बस Yes, sir. बस। लेकिन 0 दोगे थोड़ी ना -1 देगा, 0 दोगे तो 0 देगा, है ना। बस 0 देगा। बस इसीलिए लिखा है when x is greater than or equal to -1 and less than 0 आउटपुट इज -1, ठीक है ना। अगर x अगर x का वैल्यू अगर -1 या फिर -1 से बड़ा हुआ लेकिन 0 से छोटा हुआ तो उसका x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा? -1 देगा। अच्छा, अगर x का वैल्यू 0 होता है तो आउटपुट में 0 देगा। Sir, 0. अगर x का वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में रहता है, बिटवीन में रहता है, क्या देगा? Sir, 0. 0 देगा ना। अरे कोई भी नंबर 0 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा ना, उसका जस्ट पहले Yes, आता है sir. 0, बस। तो वही लिखा है कि हुए। अच्छा, 1 अगर इसको इनपुट में दोगे तो क्या देगा? 1 देगा, राइट। 1. हाँ, इसलिए लिखा है कि when x is greater than or equal to 0 and less than 1 then its output is 0। अच्छा, जब भी इसका इनपुट 1 होगा या फिर 1 एंड 2 के बीच में रहेगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। मेरे बात समझ रहे हो? जब भी इनपुट अगर 2 या फिर 2 3 के बिटवीन रहेगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? 2 होगा। Sir, 2. समझ रहे हो? आई होप सब समझ रहे हो कि नहीं? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस बस। तो अभी इसका डोमेन रेंज डिक्लेयर करते हैं। डोमेन रेंज डिक्लेयर करने के बाद इसका ग्राफ बना देंगे, फिर खत्म, रिलेशन फंक्शन चैप्टर आपका खत्म। तो बेटे इसका डोमेन रेंज देखते हैं। पहला तो इसका डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या होता है बेटे? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर आप इसको इनपुट में दे सकते हो बिना हिचकिचाहट के। कोई भी रियल नंबर इसको इनपुट में दे सकते हो, ये आपको एक आउटपुट देगा। कोई भी, क्योंकि रियल नंबर दोगे तो आइदर इंटीजर दोगे या फिर नॉन इंटीजर दोगे, है ना। तो इंटीजर दोगे तो ये आपको आउटपुट में वही इंटीजर दे देगा। अगर कोई नॉन इंटीजर रियल नंबर दोगे तो आउटपुट में क्या देगा? जस्ट बिफोर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा उसका, है ना। कोई भी अगर नॉन इंटीजर रियल नंबर उसको देते हो इनपुट में तो ये क्या करेगा? उस इनपुट का जस्ट बिफोर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हुआ आपको दे देगा। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो इसका डोमेन क्या है बेटा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोई भी इनपुट ले, कोई भी रियल नंबर ले सकता है इनपुट में, लेकिन इसका रेंज थोड़ा टिकी है समझना। रेंज क्या होता है बेटा? सेट ऑफ आउटपुट्स। अब अगर बेटे गौर करो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अच्छा मैं आपको जो पूछूंगा बताओगे, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी आपको 1.5 में आउटपुट दे सकता है? No, sir. आउटपुट नो, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देगा ना। अगर इसको कोई इंटीजर दोगे ये आपको बदले में वही तो इंटीजर उसे देगा। जस्ट पहले वाला इंटीजर मिल जाएगा, हाँ, बिगेस्ट। यस। अगर इंटीजर दोगे तो डायरेक्ट इंटीजर दे देगा। अगर नॉन इंटीजर दोगे तो उसका जस्ट पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर दे देगा ना। मतलब इसका आउटपुट इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसका आउटपुट इज ऑलवेज एन इंटीजर, इजंट इट? नो मैटर व्हाट। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका रेंज क्या होगा बेटे? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स आई या फिर जेड भी लिखते हैं कोई कोई, है ना। आप जेड भी लिख सकते हो। रेंज ओके। आप देखते हैं इसका ग्राफ। अब बेटे इसका ग्राफ एक सीढ़ी की तरह होता है ना। सीढ़ी की तरह होता है। लैडर लैडर लैडर, सॉरी स्टेयर्स है, स्टेयर्स की तरह होता है। तो देखते हैं इसका ग्राफ को समझते हैं। इसको इरेज कर लो बस। अब देखो सपोज इधर से शुरू करते हैं। अच्छा देखो इधर एक्चुअली में ऐसे है, देखो ऐसे है। डार्कन यहाँ पर करना भूल गया।
एक होल है ना, बस ध्यान रखिए, छोड़ दिया। अच्छा तो समझते हैं इसका ग्राफ को। अच्छा बेटे इस फंक्शन को जब आप इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट 0 देगा, राइट? 0 देगा। Yes, हाँ, sir. मतलब 0,0 इसके ग्राफ पे रहेगा। अच्छा इनपुट 0.1 दोगे आउटपुट क्या देगा? वही 0 देगा। इनपुट 0.2 दोगे आउटपुट में क्या देगा? वही 0 देगा, है 0 ना? देगा। इनपुट 0.5 दोगे आउटपुट में वही 0 देगा, है ना? तो जब भी आपका इनपुट 0 से 1 के बीच में रहेगा या इसका आउटपुट हमेशा 0, है ना? तो मतलब sir. देखो बेटा अगर इस सबको प्लॉट करें, ये अगर सबको प्लॉट करें, ये पॉइंट्स को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और सर 0,1 रहेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। बेटे 0,0 इसका ग्राफ के ऊपर रहेगा, ये 0.1,0। अच्छा ये जो बाकी सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये सब एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं रहेंगे क्योंकि इनका वाई कोऑर्डिनेट सब 0 है, देख रहे हो? Yes, sir. इनका सब वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना? 0.5,0, 0.9,0, ये सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो मतलब ऐसा होगा ना, ऐसा होगा अगर ये सारे पॉइंट्स ऐसे ऐसे रहेंगे, इसे अरे समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ऐसे रहे होंगे, क्लियर? हेलो, sir. हाँ। Yes, sir. लेकिन बेटे 1,0 इसका ग्राफ के ऊपर रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, क्योंकि नहीं, इनपुट सर. क्योंकि इनपुट जब 1 इसका आउटपुट 1 होता है, 0 नहीं। इसलिए इधर क्या करेंगे बेटे कि होल दे देंगे, है ना? अगर होल नहीं देंगे तो कोई समझेगा क्या कि इनपुट 0 पे आउटपुट भी 1, क्लियर? गलत है, सॉरी, इनपुट 1 पे आउटपुट भी 1, मेरा बात समझ रहे हो? सॉरी, इनपुट 1 पे आउटपुट भी 0, कोई Output समझ 0. हाँ कोई समझ लेगा कि इनपुट 1 पे आउटपुट 0, गलत बात है ना? इसलिए यहाँ पर होल रखेंगे, क्लियर? Yes, sir. अच्छा अब देखो, अच्छा इसको जब इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट क्या देगा? 1 1. देगा, मतलब 1,1 ये जो पॉइंट है ये ग्राफ के ऊपर रहेगा, है ना? देखो ये 1,1 है ना, वो यहीं से शुरू होगा, ये शुरू होगा। बेटा अभी जब भी आपका इनपुट मत सपोज यहाँ पर एक नंबर है 1.5, है ना? तो आउटपुट क्या होगा? वही 1 होगा, ये वाला पॉइंट देख रहे हो? Yes, सपोज sir. आपका इनपुट है 1.7, आउटपुट क्या होगा? वही 1 होगा, समझ तो रहे हो? 1. बस तो इन पॉइंट को जोड़ दो। लेकिन बेटा अगर आपका इनपुट 2 हुआ, आउटपुट 1 रहेगा क्या? 9 से 2 रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर होल दे देंगे। क्योंकि होल क्यों देंगे? क्यों होल नहीं देंगे तो कोई क्या समझेगा? यहाँ पर अगर इसको इंक्लूड कर देंगे ग्राफ में तो आउटपुट कोई 1 देने पे भी 2 दे रहा है। हाँ नहीं नहीं, इनपुट 2 पे आउटपुट 1 दे रहा है, कोई समझेगा, है ना? जो कि गलत बात है ना? तो होल रखेंगे। लेकिन इधर जो शुरू करेंगे क्योंकि इनपुट 2 पे इसका आउटपुट 2 है, मेरा बात समझ रहे हो? इधर शुरू करेंगे, Yes, sir. फिर चलेगा। जब भी आपका इनपुट 2, 3 के बीच में कोई भी होगा, आउटपुट इज ऑलवेज 2। अगर आपका इनपुट 3 है तो आउटपुट तो 2 नहीं रहेगा, इधर होल दिया गया और इधर से शुरू हुआ। आई होप आप समझ गए, ऐसा ही इसका ग्राफ बनता है। यस सर। Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। तो दिस इज द एंड ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फॉर यू। तो मैं आपको पहले बता दूं इस चैप्टर से आप कैसे किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे 1 मार्कर एंड हाँ मैं पहले बता दूं इस चैप्टर से आपको कैसे क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा, ठीक है? पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बताता हूँ, सुनो। जितने सारे फंक्शन अभी पढ़े, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, आइडेंटिटी फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, जितने सारे पढ़े, 2 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ। डोमेन एंड रेंज, डोमेन 1 मार्क के डोमेन लिखोगे 1 मार्क, रेंज लिखोगे 1 मार्क। दोनों गलत हुआ 0 मार्क, कोई एक सही हुआ तो 1 मार्क। मेरे बात समझ रहे हो? दोनों सही हुआ तो 2 मार्क्स। क्लियर? डोमेन रेंज, ठीक है, 2 मार्क। Yes, sir. अच्छा 1 मार्क में मैं आपको ऐसे पूछ दूंगा कि -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, मतलब ऐसे ऐसे दे दूंगा, इट इज़ व्हाट, तो आप लिखोगे, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो इसे दे दूंगा, ये 1 मार्क का। क्लियर? Yes, sir. अच्छा बस, तो आपको 2 मार्क्स का ग्राफ भी मैं पूछ सकता हूँ, और ग्राफ को आपको ग्राफ पेपर में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ग्राफ को ग्राफ पेपर में बनाने की, अगर ग्राफ पेपर दिया गया एग्जाम में तो बहुत अच्छा है, अगर ग्राफ पेपर नहीं भी दिया गया तो पेन पेपर में आपको बनाना होगा या फिर पेंसिल में बना सकते हो, है ना? क्रूड डायग्राम, ऐसा नहीं कि आपका पूरा एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब बस खाली दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए ना, 2 के पहले होल। मेरा समझ रहे हो? ओके। Yes, sir.
तो ग्राफ आपका 2 मार्क, ठीक है ना, इसका भी सिग्नम फंक्शन का। ओके, मैं बताया तो आपको क्वेश्चन किस टाइप के फेस करोगे, ये सब रेंज डोमेन रेंज, सिग्नम में भी डोमेन रेंज ग्राफ, बस बस। अच्छा, मैं आपको एक पूछ सकता हूँ 2 मार्क का क्वेश्चन कि डोमेन सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन लिख के दिखाओ, तो आप ये लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, मैंने समझा दिया दोनों क्यों एक ही बात है, राइट। दोनों में से कोई भी उसका डेफिनेशन में आप लिख सकते हो। एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा, हाँ, मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन भी पूछ सकता हूँ, ये लिखोगे, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रेंज ग्राफ, नंबर का मॉडुलस नहीं पूछूंगा भाई, बहुत इजी चीज है, उसको स्कूल में पढ़े, उसको क्या पूछूंगा, क्लियर। अच्छा, Yes, sir. ओके, फिर मैं आपको रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ पूछ सकता हूँ, 1/x का ग्राफ, तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ पूछ सकता हूँ। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा सुनो, मैंने कल बताया था कि ब्रह्मांड का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो, उसका डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑलवेज। दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो, उसका डोमेन इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज अलग अलग होगा, रेंज डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशन के ऊपर, लेकिन डोमेन इनवेरिएबली ऑल द टाइम डोमेन इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो आपको मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे दूंगा और पूछूंगा उसका डोमेन क्या है, अब क्या लिखोगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, क्लियर। अच्छा, मैं आपको एक फंक्शन लिख के दिखाऊंगा और पूछूंगा क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं, जैसे कि मानो ये मैं देगा और बोलूँगा क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर क्या है बेटा, -1 है ना, इसको अगर सीधा करके लिखो इफ -1, तो पॉलिनोमियल में x का पावर क्या नहीं रहना चाहिए भाई, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए या फिर डेसिमल नहीं रहना चाहिए, मेरा बात समझ रहे हो, हेलो, इरेशनल भी नहीं रहना चाहिए, बस 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 बस। मैं आपको दे दूंगा f(x) = 5, इसका ग्राफ बनाओ, कर लोगे, कांस्टेंट फंक्शन, जो भी इनपुट इसको दोगे आउटपुट हमेशा 5, एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा। अरे बेटा मेरे बात समझ रहे हो, मतलब ये Yes, अगर 5 है तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये होगा आपका ग्राफ, काम खत्म, ठीक है। Yes, sir. ये 1 मार्क का इसका ग्राफ होगा। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन मैं आपको पूछ सकता हूँ कि डिफाइन आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पूछ सकता हूँ, तो आप क्या लिखोगे, आइडेंटिटी f(x) = x फॉर x ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर x के लिए इनपुट x के लिए आउटपुट भी इसका x, ये है उसका डेफिनेशन, मेरे पास समझ रहे हो, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन, उसका ग्राफ, बस 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 बस। ओके, इधर से देखो, बाकी इधर से जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर, जितने सारे Yes, sir. एग्जाम्पल्स हैं, ओके, जितने सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं आपको ए सेट दे दूंगा, ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 10 एलिमेंट है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है, 30 एलिमेंट हो जाएंगे, Yes, बी sir. इंटू ए में भी 30 एलिमेंट हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बोल दूंगा कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ट्रू और फॉल्स, तो क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे, है ना। False. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, वो एक ही सिचुएशन में कम्यूटेटिव होगा अगर ए बी दोनों इक्वल सेट होंगे, राइट, मेरे बात Yes, sir. समझ रहे हो, हाँ, Yes, sir. बस, तो ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, ये क्वेश्चन देखो, पी सेट दिया है, पी क्रॉस पी भी कराया था मैंने आपको, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक तो पहले पी इंटू पी करोगे, फिर जो निकला फिर उसके साथ फिर से पी करोगे, मतलब इसमें ऑर्डर पेयर रहेंगे, इसका हर ऑर्डर पेयर का इसमें से एक एक एलिमेंट के साथ फिर से पेयरिंग करोगे तो आपको ट्रिपलेट बन जाएगा, है ना, याद है ना, ट्रिपलेट Yes, एक sir. बनेगा, हाँ, ऑर्डर ट्रिपलेट, बस। अच्छा, इससे सवाल आएगा, ये 2 ऑर्डर पेयर दे दूंगा और मैं ऐसा, और दे आर इक्वल टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, 2 ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जब दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट मेंबर इक्वल होता है एंड कॉरिस्पॉन्डिंग सेकंड मेंबर भी इक्वल होता है। ये क्वेश्चन पहले से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दूंगा, बोलूंगा कि ए बी क्या है, सेट ए क्या है, सेट बी क्या है,
हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो सेट बन जाएगा वो पहला सेट ए हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट को जो सेट लेके जो सेट बनेगा दूसरा सेट बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इंटू बी किया गया है। ए इंटू बी कैसे निकालते हैं? सेट ए का एवरी एलिमेंट को सेट बी का एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग किया जाता है। तो इसमें जितने पेयर है सबका फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो सेट बनाओगे दैट इज सेट ए, सेकंड एलिमेंट को सेट बी। क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन। यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. तो ये हुआ कहानी। अच्छा, और बेटे आपको क्या मतलब इसमें से थ्योरी रिलेटेड 1 मार्क का क्या सवाल आ सकता है? थ्योरी रिलेटेड बताता हूँ। ये जो रिमार्क्स लिखा है B2 कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट, अगर ए बी दोनों सेट में से कम कोई एक भी अगर इनफाइनाइट सेट हो गया तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। इनफिनिट। Infinite. अच्छा, मैं जानबूझकर ऐसे चालाई करके दे दूंगा सेट ए इज 5, सेट बी का कार्डिनलिटी दे दूंगा 5 और बोलूंगा ए इंटू बी का कार्डिनलिटी कितना है? 0। और ए का कार्डिनलिटी कितना है? 0। 0। यस सर, Yes. क्योंकि 5 हाँ। 0 है कि तो प्रोडक्ट में एक भी 0 हो जाता है तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा प्रोडक्ट Yes. का जो रिजल्ट है। यस, ऐसे समझ सकते हो। या फिर दूसरा तरह क्या है बेटे कि मैंने बढ़ाया था कि ये दो सेट के बीच में अगर कोई कम से कम कोई एक भी अगर एम्प्टी सेट हो गया तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ए एम्प्टी सेट है तो एक इंटू बी भी एक एम्प्टी सेट होगा, है ना? तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट तो 0 ही होगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? हेलो? Yes, sir. यस सर। हाँ, ये लिखो। इफ ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5 वी डिफाइन ए इंटू बी इज इक्वल टू 5। बस, तो इससे ये सारे सवाल आ जाएंगे और आपको बस एक दिन लगेगा इसको प्रिपेयर करने। एक दिन क्या, मतलब एक दिन का मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा में आप इसको पूरा प्रिपेयर कर पाओगे। आज ही कर लोगे इसको प्रिपरेशन, खत्म, कहानी खत्म। ठीक है? अच्छा सुनो, तो ये खत्म हुआ। अभी हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना? लेकिन वो जो न्यू चैप्टर शुरू करेंगे पूरा तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जितना कंप्लीट होगा उतना देखते हैं, ठीक है? और न्यू चैप्टर है बेटे कमर्शियल यूज ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपका है। सेकंड को कर लिए, ओके लेट्स स्टार्ट। है क्या बोलते हो? कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स जब करोगे तो इससे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम भी दे पाओगे, है ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है बहुत ही एक लुक्रेटिव जॉब होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सैलरी होता है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट काम उनका होता है, पूरा कंपनी का एंटायर अकाउंट मैनेज करना वगैरह वगैरह। जितना इम्पोर्टेंट उतना भी रिस्पॉन्सिबल काम भी होता है। चलो, तो उसको पढ़ने से पहले पूरा बेसिक से चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस, सबको पता होगा प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, राइट? कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, सबको पता होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है भाई? जितने प्राइस में चीज़ों को खरीदा जाता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जितने वैल्यू में मतलब चीज़ों को बेचा जाता है, हाँ, सेल किया जाता है। प्रॉफिट कब होगा? अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, है ना? तो अगर सेलिंग Yes, प्राइस sir. कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। मानो आप एक दुकानदार हो और एक टीवी आपने मानो 10,000 रुपये में खरीदे और बेटे बेचे 12,000 में, कस्टमर को 12,000 में बेचे, तो सेलिंग प्राइस आपका 12,000 है और कॉस्ट प्राइस आपका क्या है? 10,000 है। 10,000. हाँ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब आपका प्रॉफिट हुआ 2,000 Profit. रुपया का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? Yes, sir. एसपी माइनस सीपी। हाँ, यस। और प्रॉफिट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, price. है ना? इतना तक क्लियर कि ये या फिर इसके ऊपर कोई एलाबोरेशन की जरूरत है? हो गया? No, sir. अच्छा, अब आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। अच्छा बेटे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले मैं आपको सवाल पूछता हूँ। जब आपको बोला था कि एग्जाम में तूने कितना परसेंटेज रखा है, तो तुम्हें कैसे कैलकुलेट करते हो? कि सपोज मैथ में सपोज 80 मार्क्स का एग्जाम है और आप उसमें से 75 रखे हो, तो आपको पूछा जाता है कि तेरा कितना परसेंटेज आया है, तुम क्या करते हो? कितना मार्क लाए हो डिवाइड बाई टोटल मार्क कितना है, The total mark into 100. ऐसा करते हो ना? क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि आप जो अपना जो परसेंटेज कैलकुलेट करोगे किसके ऊपर? टोटल मार्क्स के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, है ना? टोटल मार्क्स से इतना परसेंट आप एग्जाम आंसर मार्क लाए हो, है ना? बिल्कुल उसी तरह बेटे जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। प्रॉफिट परसेंटेज
कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। मेरे बात समझ रहे हो कि आपका कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब क्या होता है समझाता हूँ बेटे, सब समझ रहे हो क्लियरली? हेलो, Yes, sir. मानो आप दुकानदार हो और टीवी को 10,000 रुपये में खरीदे और सेलिंग प्राइस आपका है 12,000 रुपये में बेचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा आपका? 2,000। 2,000. बस अगर मैं आपको पूछूं कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करोगे ना, कितना प्रॉफिट हुआ ना 2,000 Sir, divided by Prof- 10,000. हाँ, प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? Sir, 10,000. into 100। 10 to बेटे 100. समझ रहे हो, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन दी कॉस्ट प्राइस, ठीक है? तो परसेंटेज Yes, ऑफ sir. प्रॉफिट, यस, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इनटू 100%, है ना, इनटू 100%। क्लियर? सर इसमें 20% आएगा प्रॉफिट। हाँ, yes। अरे गॉट इट एवरीबॉडी? Yes. यस सर। अच्छा Yes, sir. अच्छा, एक साधारण सा सवाल पूछता हूँ, ये परसेंटेज क्यों निकल आता है? क्यों? हमें तो वैसे बोल देते हैं कि भाई मेरा 2,000 रुपया मतलब फ़ायदा हुआ, सेलिंग प्राइस मतलब खरीदा था 10,000 में, बेचा था 12,000 में, मेरा 2,000 सर फायदा ग्राफ हुआ। रिप्रेजेंटेशन के लिए। हाँ, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए, सही बात, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए। और क्या मतलब, और कैसे बोला जा सकता है? डेटा को सही से समझने के लिए, है ना? क्योंकि जब आप बोलोगे कि मेरा इतना मतलब इतना 2,000 रुपया फायदा होता है, बेटे देखो सुनो, एवरीबॉडी लिसनिंग? Yes, sir. हाँ सुनो, तुम्हारा अगर 2,000 रुपया फायदा होता है, खाली अगर बोल देते हो तो उससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। पता पे मतलब अगर जब परसेंटेज में बोल देते हो कुछ समझ में आता है कि हाँ 20% इतना है। अगर आप बोलते हो 30%, हाँ, अगर आप बोलते हो 70% मेरा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरे बात समझ रहे हो? क्योंकि यही प्रॉफिट अगर मैं कॉस्ट प्राइस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दूँ तो देखो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा। मानो आपका कॉस्ट प्राइस मैं कर देता हूँ 20,000 रुपया, टीवी का कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपया है, मेरे बात समझ रहे हो? और सेलिंग प्राइस मानो आपका 22,000 रुपया है। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. तो अब भी आपका प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपया, अब भी आपका प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपया। ये टीवी को ऊपर से बेचे, 11% पे। हाँ यस, देखो ये टीवी को बेचे थे, यहाँ पर भी 2,000 प्रॉफिट हुआ था। अब ये टीवी को बेच रहे हो, इधर भी 2,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो अगर परसेंटेज में ना बोले तो बाहर वाला इंसान को लगेगा हाँ हाँ ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है, राइट, ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। मेरे को समझ रहे हो? ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करो इधर, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया, प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो 2,000 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 20,000. इंटू 100। बेटे यहाँ पर क्या वैल्यू आया था? 20 आया था। इधर क्या 20. वैल्यू आएगा? 10। क्या आया? 30. हाँ, लो, आपको पैसों से इक्वल दिख रहा है लेकिन असलियत में प्रॉफिट कम हुआ है ना? अरे Yes, समझ sir. रहे हो? सिर्फ 10% का मुनाफा हुआ है। इधर 20% का, इस टीवी को बेचने से 20% का मुनाफा हो रहा था, इस टीवी को बेचने से 10% का मुनाफा हो रहा है। हाँ बस, तो ये आपको ज़्यादा फायदा दिया कि ये आपको ज़्यादा फायदा दिया? बताओ। अरे कौन ज़्यादा फायदा दिया? ये दिया ना ज़्यादा। सर 10,000 वाला टीवी। 10,000. हाँ, ये टीवी आपको ज़्यादा फायदा दिया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है। परसेंटेज नहीं, असली आइडिया निकलता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल आपका मार्क 75 है और आपका दोस्त, सपोज आपका दोस्त एक दूसरे स्कूल का है, उसका मार्क भी 75 है। तो आप बाहर वाला किसी कोई आया, आप बोल दिए है मेरा मार्क 75, वो वाला मेरा मार्क 75, वो खुश हो जाएगा, अरे दोनों का सेम मार्क है। लेकिन आप बोले अरे नहीं मेरा टोटल मार्क 80 है, उसका टोटल मार्क 100 है। समझ रहे हो ना? तो परसेंटेज टोटल मार्क के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है ना? मेरे पास समझ रहे हो? तो परसेंटेज कैलकुलेट जब करोगे तो पकड़े जाओगे। खाली नंबर बोल दोगे तो उसको लगे यार इक्वल मार्क है। जैसे यहाँ पर नंबर बोल दिए प्रॉफिट, तो इक्वल प्रॉफिट हुआ। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अरे मजाक कर रहा था, ये सब मजाक की बात है ना, ये सबको पता है, राइट? हेलो
Yes, sir. हाँ बाकी गुड़ा कौन किसी कहून तुम कहीं एमती बसुच खाली गोटे मादेलीटा भाया कौन सकाळू कौन खाऊच तुम एत जोर तुम निद माड़ुची कौन सकाळू खाई आसुच कि हे बाकी तक गोटे किसी पार्टी बचन गोटे बाहर कर कि ना गोटे खाली आसिक बसी पड़े केमती हम हैं कर हो अरे देखुन से भी किसी कहूना अरे माड़ुआ पिला गुड़ा कहून कि गोटे हैं हेलो सर हाँ अरे तू तो बोल रहा है ये बाकी बाकी कोई नहीं बोल रहे शीतल बोल रही ये बोल रहा है कान्हा बीच Yes, में sir. बोल रहा है Yes, sir. पीयूष हाँ देबू Yes, तो sir. देवो के राज देवराज तेरा भाई भी देबू है तू भी देबू है तू समझ तू क्यों कुछ नहीं बोल रहा है भाई तो बहुत बोलता है तू क्यों नहीं बोलता है अम्लान काहे कुछ नहीं बोलता है भाई ए अम्लान अम्लान अम्ल अमूल अमूल्य छोड़ो कोई भी नाम से वो नहीं सुन रहा है मतलब वो क्लास में ही नहीं है अच्छा ओके आगे चले हेलो Yes, sir. Yes. हाँ बस Yes, sir. बस 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 अब देखेंगे कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है एंड प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे मानो आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है मानो आपका 10,000 है मानो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आपको बोला गया प्रॉफिट परसेंटेज पीपी हाँ वो आपको बोला गया मानो आपका 20% और मैं जानना चाहता हूँ सेलिंग प्राइस कितना हुआ है तो पहले डायरेक्ट फार्मूला देख लेते हैं डायरेक्ट फार्मूला कितनों को याद है कॉस्ट अरे कितनों को याद है सर मेरे को हाँ बोलो कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 into percent 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 याद आया मतलब कॉस्ट प्राइस कितना बेटे 10,000 अरे भाई कुछ बोलो रे नहीं तो क्लास बंद कर दूंगा yes sir हाँ Yes, sir. 10,000 इंटू 100 प्लस कितना प्रॉफिट परसेंटेज 20 20. 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 काटो काटा कुटी करो इधर तो कट गया तो ये क्या है बेटे 100 इंटू ये क्या हो रहा है बेटे The 120. 120 मल्टीप्लाई करो कितना होता है 1200 होता है अरे 1200 क्या हो गया अरे 12,000 होना चाहिए था The 12,000. हाँ हाँ 12,000 हाँ 12,000 यस यस हाँ तो सही है कि नहीं 12,000 जो पहला वाला एग्जाम्पल Yes, दिया sir. था याद है ना बस लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से उड़ उड़ के नहीं आया कोई कारण तो होगा देखो भाई सुनो पहला बात है बेटे कि आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सीख दिए लेकिन अगर आपको मैं प्रॉफिट परसेंटेज दे दूं एंड कॉस्ट प्राइस दे दूं तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे फॉर एग्जांपल सुनो आपको बोला जाता है कि आप 75 मार रखे हो 80 से तो आप कितना परसेंटेज लाए हो कैसे कैलकुलेट करते हो 75 इंटू 80 75 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 इतना परसेंटेज मार्क आप एग्जाम में लाए हो है ना Yes, sir. लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट अच्छा कितना होता है ये वैल्यू कितना होता है जरा कैलकुलेट करो अच्छा एक काम करते हैं कि अच्छा खासा नंबर लेते हैं जिसको कैलकुलेट करना इजी होगा ऊपर एक 8 का मल्टीपल है तो 64 ठीक है ना अच्छा का कैलकुलेट करना कितना 80% अरे समझ रहे हो 80% मार्क एग्जाम में लाए हो अच्छा बेटा अगर मैं बोलूं कि आपका एग्जाम का टोटल मार्क है 80 और आप लाए हो 80% तो आप असलियत में कितना मार्क लाए हो कैसे निकालोगे टोटल मार्क 80 है उसका 80% निकाल दोगे अरे समझ रहे हो कि नहीं Yes, sir. yes sir हाँ बिल्कुल उसी तरह अगर मैं आपको कॉस्ट प्राइस दे दूं एंड प्रॉफिट परसेंटेज दे दूं और प्रॉफिट पूछूं कॉस्ट प्राइस दे दूं प्रॉफिट पूछूं तो आप कैसे निकालोगे प्रॉफिट क्या होता है बेटे कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दोगे अरे समझ रहे हो कि नहीं Yes, sir. Yes, प्रॉफिट sir. परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दोगे काम खत्म जैसे अभी किए थे समझ में आया अभी एवरीबॉडी Yes, sir. हाँ बस अरे देखो इसको खाली क्रॉस कर दो भाई
प्रॉफिट विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज और नीचे आ जाएगा 100। देख रहे हो इसे स्कूल में पढ़े थे। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ तो बेटे अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालना चाहता हूँ तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। Yes, sir. बस प्रॉफिट क्या होगा भाई? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ना, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो Yes, sir. Yes, sir. बस दोनों से बेटे अगर सीपी कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी बाई 100। बस तो सीपी इंटू बेटा 100 अगर एलसीएम ले गए तो 100 प्लस पीपी। PP. अरे समझ में आया? बस Yes, sir. Yes, sir. बस तो ये सब आपको पता है। तो इसको लेके आपको क्वेश्चन आएगा, मैं दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो पूछूंगा, ठीक है ना? अच्छा अच्छा फिर से बात बता रहा हूँ। अभी सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट पता होगा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना? अरे देखो यही फॉर्मूला, देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100, है ना? तो बेटे कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर क्रॉस कर दें तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 100 प्लस पीपी। अरे समझ रहे हो? हेलो Yes, sir. हाँ बस ये तो कोई फॉर्मूला। अच्छा अभी बात आता है कि इसको जब आप मतलब आपको पता होगा स्कूल में आप इसको 2 मेथड में करना सिखाया गया होगा। एक यूनिटरी मेथड वगैरह में करते थे ना, पूरा लिखते थे पूरा प्रोसेस से, है ना? कि मानो इसका कॉस्ट प्राइस 100 है ना, और इतना। अरे मेरे बात याद है ना भाई? ऐसे करते थे। Yes, sir. हाँ Yes, sir. कि मानो इसका कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, मानो इसका कॉस्ट प्राइस 100 है और क्वेश्चन में दिया है कि उसका 20% मुनाफा हुआ है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसके ऊपर 20 रुपया मुनाफा हुआ है। 20% प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि अगर आप अंदाज़ा लगाओ, अगर आपका चीज़ का कॉस्ट वैल्यू 100 है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज़, है ना? 20% प्रॉफिट का मतलब है। अगर आप अपना इमेजिन करो, अगर आपका ऑब्जेक्ट का प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो 20 रुपीज़ उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़। हाँ फिर कैसे करते थे कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बाई 120। व्हेन सेलिंग Yes, प्राइस sir. इज इक्वल टू जो दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस क्या है ना? सब सेलिंग प्राइस एक तरह है, कॉस्ट प्राइस क्या है? याद आया? ताज़ा हुआ दिमाग? Yes, sir. Yes. हाँ बस 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 बस। और ये फॉर्मूला क्या है देख लो, 100 इंटू जो x लिखे हो, x क्या है? सेलिंग प्राइस जो आपको दिया है, डिवाइड भाई 120 कहाँ से आया? 100 प्लस पीपी, है ना? देखे? Yes, sir. अच्छा आगे चलते यस हैं। सर। बस अभी लॉस का कुछ डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे। लॉस कब होता है भाई? अगर आपका सेलिंग प्राइस उससे कम हो जाए, है ना? कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए। CP minus SP. हाँ CP माइनस SP। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। अच्छा तो लॉस का फॉर्मूला है CP माइनस SP। वेरी गुड। अभी आता है लॉस परसेंटेज। वही बात है, लॉस परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, है ना? किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस के ऊपर Sir, कैलकुलेट CP. करेंगे। हाँ CP के ऊपर। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? लॉस अमाउंट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। 100% देना मत भूलना, ठीक है ना? Yes, sir. बस अब आता है लॉस। अगर आपको लॉस परसेंटेज दिया गया है, लॉस पूछा है, कोई नहीं, कॉस्ट प्राइस में लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दोगे, LP है लॉस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस में लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका लॉस मिल जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बेटे देखो, जब आपका प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था ना? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड 100, है ना? Divided by 100. जब लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100। अरे गॉट इट? Yes, sir. हाँ अब कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस।
माइनस लॉस। माइनस लॉस है ना, क्योंकि लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कैसे निकाला जाता है? लॉस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दूंगा, एलपी मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। बस तो बेटे हाँ एलपी 100, तो बेटे इनमें से सीपी अगर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एलपी बाई 100, फिर 100 एलसीएम ले जाऊंगा, 100 माइनस एलपी बाई 100। क्लियर? यस सर। ओके यस सर। बस हाँ तो आ गया बस कॉस्ट प्राइस। ये देखो हाँ, ये इधर सेलिंग प्राइस निकालोगे फॉर्मूला से, फिर कॉस्ट प्राइस निकालोगे। वहाँ पर क्या हुआ था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 50%। यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस लॉस Loss परसेंटेज, है ना। बस 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 बस। अभी ओवरहेड्स, खाली ओवरहेड्स का मतलब समझ लो बेटे। ओवरहेड क्या होता है बेटे, देखो सपोज एक पहले मैं पढ़ लेता हूँ। ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन रिपेयर्स एटसेट्रा आर कैटेगराइज्ड एज ओवरहेड्स। मतलब क्या होता है, देखो सपोज आप एक दुकानदार हो, ठीक है ना। आप गए गोडाउन से एक टीवी खरीदे, टीवी खरीदा 10,000 रुपया में, लेकिन रास्ते में उसको ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं और जो मतलब जो ट्रांसपोर्ट करके लाए उनको भी उनका सैलरी दिए, फिर गाड़ी में पेट्रोल भरे होंगे जिस गाड़ी में लाए हो, वगैरह वगैरह सारे जो एक्सपेंडिचर हुए हैं मानो ऐसे करके आपको 1,000 रुपया का एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब इसको गोडाउन से आपके मतलब सही सलामत आपके दुकान में लाके रखने के लिए, है ना। और भी एक्सपेंडिचर क्या कैलकुलेट किया जा सकता है कि बेटा दुकान में एसी लगाए हो, एसी का भाड़ा देते होगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, अरे वो सभी दे रहे हो ना, टीवी को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सब करने के लिए। बस वो सभी तो आप काउंट करोगे क्या 10,000 पे ही काउंट करोगे? 10,000 के ऊपर ये सब खर्चा भी तुम कर रहे हो ना, तो वो जो सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं उन्हीं को? ओवरहेड्स, है ना, ओवरहेड्स। तो फाइनली हमें ओवरहेड को इसमें ऐड करना होता है। जब अगर सपोज 1,000 रुपया आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, हाँ, तो टोटल एक्चुअली आप काउंट करोगे, असलियत में आप काउंट करोगे उसका प्राइस है 11,000, ठीक है। इसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट लगा के सेल करोगे, 10,000 के ऊपर नहीं, इसके ऊपर। मेरा बात समझिए बेटा क्लैरिटी के साथ? यस सर। यस सर। बस इतना ही तो बात है। ओके, इधर देख लो, उसने बोला है राकेश परचेस्ड टीवी फॉर 5,000 रुपीज। 5,000 में टीवी खरीदा। इट पेड 250 रुपीज ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। 250 रुपया ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो गया, मतलब ओवरहेड कितना हुआ? 250 250, है ना। तो बेटा अभी देखो टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या मैं 5,000 बोलूंगा? नहीं, टीवी का कॉस्ट प्राइस में कितना बोलूंगा? 5,250, है ना। टोटल कॉस्ट प्राइस अब क्या करूंगा? टीवी का प्राइस जितने में खरीदा था दैट प्लस ओवरहेड। एवरीबॉडी गॉट इट? सो अभी टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये। अब गलती से कॉस्ट प्राइस को 5,000 मत लिख देना। क्लियर? यस सर। यस सर। वो बंदा टीवी को बेचा कितने में? 5,075 में बेचा, है ना। और इस कॉस्ट प्राइस है 5,250। तो यहाँ पर देखो बेटा उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो गया। कॉस्ट प्राइस है 5,250, सेलिंग प्राइस उससे कम, तो इसका मतलब उसका लॉस हुआ। लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सीपी माइनस एसपी। लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? लॉस बाई सीपी इंटू सीपी क्या लगाओगे? जो कॉस्ट प्राइस है ना, 5,250। बस भूल जाओ। देखो एक बार टीवी का ऊपर खर्चा भर एक्स्ट्रा खर्चा वर्चा हो गया, ओवरहेड हो गया, तो अभी ये प्राइस को भूल जाओ। ये जो पहला प्राइस है ना बेटा 5,000 में खरीदे थे ना, इसको भूल जाओ। अब टीवी का एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है इतना, इसको पूरा भूल जाओगे अंटिल द एंड ऑफ द क्वेश्चन। गेट इट? एक बार ओवरहेड ऐड कर दिए चलो ठीक है। मजा लगा? यस सर। हाँ मजा लगा तो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन छोटा तो Yes, क्वेश्चन है। हाँ सुनो, ये का लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, फिर मैं छोड़ देता हूँ आपको, ठीक है ना। 1 घंटा। यस सर। हाँ, उसने बोला है कि बाय सेलिंग 24 पेन्स क्रांति सन क्रांति कैसे लिखा है? हाँ, क्रांति लॉस्ट एन अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन्स। मतलब 24 पेन वो बेचा। कितना पेन बेचा? 24 पेन्स बेचा।
तो 24 पेन जो बेचा उसमें उसका लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। और कितना लॉस हुआ उसने बोला है, देखो क्रांति लॉस्ट एन अमाउंट, कितना लॉस हुआ? एन अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन। मतलब जो पेन सो बेचा उनमें से 3 पेन का कॉस्ट प्राइस जितना है, टोटल 3 पेन का टोटल कॉस्ट प्राइस जितना है, उतना अमाउंट इसका लॉस हुआ। मेरा बात समझ रहे हो? उतना Yes, अमाउंट sir. इसका लॉस हुआ। तो फाइंड द लॉस परसेंटेज। आगे चले? Yes, sir. तो बड़े ऐसे, हाँ, तो बड़े ऐसे क्वेश्चन में आप अस्यूम करोगे कि मानो एवरी पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज है। लेट अस अस्यूम द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इज 1 रुपीज। तो 3 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3 So 3 रुपीज। rupees. 24 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 24 24 रुपीज, rupees. क्योंकि एक पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज है। इधर वही लिखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 पेन्स इज इक्वल टू 24 रुपीज। अब देखते हैं उसने लॉस कितना रुपीज किया है। उसने बोला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन्स। 3 पेन का कॉस्ट प्राइस जैसा लॉस किया है। 3 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 3 रुपीज। 4 rupees 3. मतलब वो उसका लॉस अमाउंट कितना है? 3 रुपया, है ना? कॉस्ट Yes, प्राइस, sir. है ना? 24 जो 24 पेन बेचा उसका जो 24 पेन्स का कॉस्ट प्राइस है 24 रुपीज, और उसमें लॉस उसने क्या किया? 3 रुपीज, है ना? So 3 rupees. तो लॉस परसेंटेज क्या होगा? 3 लॉस So डिवाइड 3 बाई by कॉस्ट। 24 into 100%. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. यस। अच्छा, जाते जाते खाली सुन के जाओ, जाते जाते कहानी सुन के जाओ, फिर वो कहानी को घर में थोड़ा सोचोगे, उसके बारे में थोड़ा चिंतन मनन करोगे, है ना? फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। बेटे मानो आपने 2 टीवी खरीदे, ठीक है ना? एक टीवी 10,000 रुपया में खरीदे, आप एक दुकानदार हो, आप एक टीवी 10,000 रुपया में खरीदे, दूसरा टीवी भी 10,000 रुपया में खरीदे। दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम सेम है। एक में आपने 20% प्रॉफिट किए, दूसरे में दूसरे में आपने 20% लॉस किए। तो आपका एग्जैक्टली हुआ क्या टोटल ट्रांजैक्शन में? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। मेरे बात समझ गए बेटे क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. दोनों Yes, का sir. दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम सेम। Sir, 0 हुए। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, ना तो आपका प्रॉफिट हुआ ना तो आपका लॉस हुआ, है ना? लेकिन बस बताया था, मैं बोला कहानी बोला, मतलब जाते जाते घर में सोचोगे, ठीक है? अभी नहीं। अगर दोनों टीवी को सेम प्राइस में बेचे हो, दोनों को 10,000 रुपये में बेचे हो, सेलिंग प्राइस, लेकिन एक में आपका 10% प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में 10% लॉस हुआ है। फिर सुन के जाओ, एक दोनों को सेम प्राइस में बेचे हो, है ना? एक में 10% प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में 10% लॉस हुआ है। तो असलियत में आपका टोटल क्या हुआ है? आंसर इज लॉस हुआ है, ठीक है ना? The लॉस हुआ है। कैसे लॉस हुआ है, कितना परसेंटेज लॉस हुआ है, घर में सोचोगे। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्या बोलते हो? Okay, sir. हाँ।